22 अप्रैल 2025 को 5 हेविली आर्म्ड आतंकवादी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बसा हुआ बाईसरण घाटी में घुस आए। बाईसरण घाटी पहलगाम टाउन से लगभग 7 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है। चारों ओर घने चीड़ और देवदार के जंगल फैले हुए हैं। यह घाटी मुख्य रूप से एक पैदल और घोड़े की सवारी का ट्रैक है, जहां मोटर वाहन नहीं पहुंच सकते। टूरिज्म के मौसम, जो कि मई से सितंबर है, में यहां बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, लेकिन अप्रैल के अंत तक भी काफी संख्या में टूरिस्ट मौजूद रहते हैं। इस इलाके में सुरक्षा प्रबंध कम थे। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती पहलगाम मुख्य कस्बे और कुछ प्रमुख ट्रैक्स तक ही सीमित रहती थी, जबकि अंदरूनी घाटी में स्थायी चौकियां नहीं थीं। इसका फायदा उठाकर आतंकी समूह ने इस इलाके को चुना। आतंकियों के पास अमेरिका का बना M4 कार्बाइन राइफलें और रूसी AK-47 असॉल्ट राइफलों के एडवांस्ड वर्जन मौजूद थे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इन हथियारों का स्रोत पीओके था, जहां से पिछले वर्षों में कई बार इस तरह के हथियार बरामद किए गए थे। सभी अटैकर्स मिलिट्री पैटर्न की वर्दी पहने हुए थे, जिनमें फौजी जूते, जैकेट और लो प्रोफाइल बैकपैक शामिल थे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कबूल किया कि उन्होंने 3 दशक तक आतंकियों को फंडिंग और ट्रेनिंग दी। ये सिर्फ गुनाह नहीं है, बल्कि भारत के खिलाफ 30 साल से चल रहे आतंकवादी युद्ध को खुलेआम कबूल करना है। ख्वाजा आसिफ जैसे नेता पाकिस्तान को एक आतंकी अड्डा बनाने के अपराधी है। सुरक्षा की कमी देख के आतंकवादियों ने बाईसरण ट्रैक पर पहुंचे टूरिस्ट ग्रुप को निशाना बनाया। गवाहों के अनुसार हमलावरों ने सबसे पहले लोगों को रोका और उनसे उनके नाम और धर्म पूछा। कई बचने वाले साक्षियों ने बताया कि आतंकियों ने लोगों से कलमा पढ़ने के लिए कहा था। जो टूरिस्ट या स्थानीय यह कलमा फ्लुएंटली नहीं पढ़ सके, उन्हें हिंदू मानते हुए गोलियों का निशाना बनाया गया। इसके अलावा आतंकियों ने मर्दों को अपनी पैंट उतारने के लिए मजबूर किया ताकि खतना की जांच की जा सके। जिन पुरुषों का खतना नहीं हुआ था, उन्हें हिंदू मानते हुए तुरंत नजदीक से सिर, सीने या गर्दन में गोली मार दी गई। यह पैटर्न 1990 के दशक के कश्मीरी हिंदुओं के कत्लेआम के दौरान भी रिपोर्ट किया गया था और बाईसरण घटना में वही तरीका दोहराया गया। जब पत्थरबाजों पर आंसू गैस छोड़ी जाती है, तो मीरवाइज उमर फारूक और सैयद अली शाह गिलानी जैसे अलगाववादी नेता तुरंत धरना प्रदर्शन का ड्रामा शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बाईसरण घाटी में मासूम हिंदुओं को धर्म पूछकर गोली से उड़ा दिया गया, तब यही तथाकथित नेता बिल में घुस गए। न कोई धरना, न कोई इंसाफ की मांग, क्योंकि असल में ये इंसाफ के नहीं, मजहबी नफरत के सौदागर हैं। इनका दर्द आतंकियों के लिए होता है, मासूमों के लिए नहीं। बाईसरण का लहू चीख चीख कर इनकी नकली इंसानियत का पर्दाफाश कर रहा है। घटना वाली जगह से मिले वीडियोस और सोशल मीडिया पर सामने आए विजुअल्स में चीखते चिल्लाते हुए टूरिस्ट्स दिखे। कुछ लोग जमीन पर घायल पड़े थे और कई लाश खून से लथपथ बिखरे हुए थे। आसपास के क्षेत्र में कोई भी सुरक्षाकर्मी घटना के समय मौजूद नहीं था, जिससे आतंकियों को खुलकर हमला करने का मौका मिला। एक स्थानीय पोनी ऑपरेटर, जिसकी पहचान शुरुआती रिपोर्टों में मुश्ताक अहमद के रूप में हुई, ने बहादुरी दिखाते हुए आतंकियों से एक बंदूक छीनने की कोशिश की थी। गवाहों के अनुसार मुश्ताक ने घबराए टूरिस्ट्स को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की भी कोशिश की थी, लेकिन आतंकियों ने उसे नजदीक से गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमले से बच निकले एक घायल महिला टूरिस्ट के बयान के अनुसार एक आतंकी ने उन्हें गोली नहीं मारी और कहा कि तुझे छोड़ रहे हैं ताकि तू जाकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताए कि यहाँ क्या हुआ। इस बयान की पुष्टि बाद में पुलिस ने भी बचने वालों से पूछताछ के दौरान की थी। हमले के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन ने पहलगाम ट्रैक्स को बंद कर दिया। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और SOG, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने मिलकर जांच शुरू की। शुरुआती जांच में सामने आया कि हमलावरों का संबंध लश्कर-ए-तैयबा जैसे पाकिस्तान द्वारा सपोर्ट किया हुआ आतंकी संगठनों से हो सकता है। हालांकि इस संबंध में ऑफिशियल कंफर्मेशन घटना के कुछ दिन बाद की गई। हमले के दौरान एक घटना में मध्य प्रदेश से आए एक क्रिश्चियन टूरिस्ट को आतंकियों ने इसलिए गोली मार दी क्योंकि वह कलमा नहीं पढ़ सका। गवाहों के अनुसार आतंकवादियों ने जब उससे कलमा पढ़ने को कहा
तो वह शब्द ठीक से दोहरा नहीं पाया। इस कारण उसे हिंदू या गैर मुस्लिम मानते हुए गोली मार दी गई। वहीं एक हिंदू टूरिस्ट जिसने किसी तरह कलमा पढ़ लिया था को आतंकियों ने छोड़ दिया। यह सबूत गवाहों के बयान और मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा पुष्टि किया गया। जब बाइसरण घाटी में मासूम हिंदू टूरिस्ट्स का कत्लेआम हुआ, तब ह्यूमन राइट्स वालों ने बस एक ठंडा सा बयान जारी कर दिया। आतंकवादियों का नाम लेने की हिम्मत भी नहीं हुई। ना आतंक का असली चेहरा उजागर किया, ना निर्दोषों के लिए इंसाफ की मांग। असलियत साफ है कि इनके लिए मानवाधिकार तभी याद आते हैं जब आतंकियों के गाल पर तमाचा पड़े। जब मासूम हिंदू मारे गए तो ह्यूमन राइट्स वालों की जुबान पर ताले लग गए। यही है इनका दोहरा चरित्र, यही है इनकी शर्मनाक सच्चाई। प्रेस ब्रीफिंग में एक महिला पीड़िता ने बताया कि हमले के दौरान जब आतंकियों को यह पता चला कि उसका पति क्रिश्चियन था, तो उन्होंने उससे फिलिस्तीन के बारे में सवाल किया, जैसे कि फिलिस्तीन किसके कब्जे में है, और जब वह सही जवाब नहीं दे सका तो उसे गोली मार दी गई। यह पूछताछ आतंकियों के इस्लामी कट्टर एजेंडे का हिस्सा था, लेकिन यहां भी कोई अतिरिक्त बयानबाजी नहीं की गई। सीधे तौर पर सवाल पूछकर जवाब मिलने पर हमला किया गया। इसके बाद गवाहों ने बताया कि आतंकियों ने मारे गए लोगों की लाशों के साथ सेल्फी ली। कुछ सोशल मीडिया फुटेज में भी बाद में यही दावा किया गया। हालांकि इस संबंध में पुलिस द्वारा फॉर्मल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जांच के दौरान जारी रही। लाशों के साथ इस तरह की हरकत पहले भी 2016 और 2018 के आतंकी हमलों में रिपोर्ट हो चुकी है। हमले में आंध्र प्रदेश की एक अन्य महिला पीड़िता ने स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण से अपनी आपबीती साझा की। उसने बताया कि घटना के समय हम जमीन पर पड़े हुए थे। आतंकी बार बार पूछ रहे थे, हिंदू है, मुस्लिम है। जब कई टूरिस्ट डर के कारण जवाब नहीं दे सके या चुप रहे, तो आतंकवादियों ने उन पर नजदीक से गोली चला दी। उसके पति को भी इसी तरह से मारा गया। इस हमले में शुरुआती आंकड़ों के अनुसार कम से कम 26 लोगों की मौत हुई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 24 मृतक भारत के विभिन्न राज्यों से थे। एक मृतक जम्मू कश्मीर राज्य से था। एक विदेशी टूरिस्ट नेपाल से था। इसके अलावा कम से कम 20 लोग घायल भी हुए। इनमें कई की हालत गंभीर थी और उन्हें हेलीकॉप्टर द्वारा श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज स्कीम्स ले जाया गया। गवाहों और शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार ज्यादातर घायल हुए लोग पुरुष थे। नेपाल से आए विदेशी टूरिस्ट की पहचान भी नेपाली एम्बेसी द्वारा पुष्टि की गई थी। उसका लाश पोस्टमार्टम के बाद नेपाल भेजने की प्रक्रिया फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा शुरू की गई। राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार अधिकांश घायल व्यक्तियों का इलाज श्रीनगर, अनंतनाग और पहलगाम के अस्पतालों में किया गया। कई गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाने की तैयारी की गई थी। हमले के बाद पहलगाम, बाइसरण और आसपास के सभी ट्रैक्स को आगे के लिए बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर अथॉरिटी ने क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें सेना की राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की मिलकर टीमें लगाई गईं। हमले में मारे गए लोगों में 3 भारतीय सरकारी अधिकारी भी शामिल थे। प्रारंभिक सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार एक अधिकारी इंडियन एयर फोर्स से संबंधित था, जो हाल ही में विवाह के बंधन में बंधा था और छुट्टियों पर अपने परिवार के साथ घाटी आया था। दूसरा अधिकारी इंडियन नेवी से जुड़ा हुआ था, जो छुट्टियों के दौरान पर्यटन के लिए पहलगाम क्षेत्र में गया था। तीसरा अधिकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो से संबंधित था, जिसकी पहचान संवेदनशीलता के कारण तत्काल सार्वजनिक नहीं की गई थी। बाइसरण घाटी में निर्दोषों का नरसंहार हुआ और इसी बीच कुछ शर्मनाक वीडियो सामने आए, जैसे इस होटल वीडियो में, जहां कुछ औरतें हंसते हुए कह रही थीं कि कुछ नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा चलता है। जब लाशों का ढेर लगा था, जब बच्चों के सिर से माँ बाप का साया छिन गया था, उस समय इस तरह की बेहूदी हरकतें करना सिर्फ बेशर्मी नहीं, बल्कि ये आतंकवादियों को इशारों में सपोर्ट करना है, जो बाइसरण के नरसंहार को थोड़ा मोड़ा कहकर मजाक बना रहे हैं। वो मरे हुओं की लाशों पर नाच रहे हैं। एक घायल बच्चे ने मीडिया को बताया कि आतंकवादियों ने सभी पर्यटकों को घेर लिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान एक तरफ हो जाएं, हिंदू दूसरी तरफ। बच्चे ने देखा कि जैसे ही हिंदू पर्यटक अलग खड़े हुए, आतंकियों ने बिना देर किए उन्हें नजदीक से गोली मार दी। बच्चा डर के मारे चुपचाप सब कुछ देखता रहा। गोलियों की आवाजें, चीखते हुए लोग और खून से सनी जमीन
बाइसरण घाटी की हवाओं में उस दिन केवल दर्द और आतंक गूंज रहा था। एनआईए ने हमले की जांच संभाल ली और सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने मिलकर बाइसरण घाटी में तलाशी अभियान चलाया। पहलगाम इलाके में अस्थायी लॉकडाउन लगा दिया गया और ऊपर से निगरानी के लिए सेना ने हेलीकॉप्टर्स तैनात कर दिए। खबर मिली कि आतंकी पीर पंजाल की तरफ भागे हैं। 24 अप्रैल 2025 को उधमपुर के बसंतगढ़ में मुठभेड़ के दौरान एक भारतीय जवान शहीद हो गया और 2 जवान घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली, जिसे लश्कर-ए-तैयबा का नकली चेहरा माना जाता है। टीआरएफ ने इसे गैर कश्मीरियों के खिलाफ हमला बताया और डेमोग्राफिक चेंज का बहाना बनाया। साथ ही धमकी दी कि जो भी गैर कानूनी तरीके से बसने की कोशिश करेगा उसे हिंसा झेलनी पड़ेगी। भारतीय खुफिया एजेंसियों की जांच में सामने आया कि सैफुल्लाह कसूरी, जिसे खालिद भी कहा जाता है, जो लश्कर-ए-तैयबा का सीनियर ऑपरेशनल कमांडर था, इस नरसंहार का मास्टरमाइंड था। वह पीओके से चलने वाले नेटवर्क्स से जुड़ा हुआ था और पहले भी कई हमलों में शामिल रहा था। 26 अप्रैल को टीआरएफ ने अपने पुराने बयान से पलटी मारते हुए कहा कि जिम्मेदारी लेना बस कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन था और उल्टा आरोप लगाया कि हमला भारतीय एजेंसियों की साजिश हो सकती है, लेकिन इसके लिए कोई सबूत नहीं दिया। आतंकियों के इन बेबुनियाद आरोपों को भारतीय एजेंसियों ने सिरे से खारिज कर दिया। बाइसरण हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सऊदी अरब दौरा बीच में छोड़कर इंडिया लौटकर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में 5 बड़े फैसले लिए गए। सिंधु जल संधि को तुरंत सस्पेंड करना, भारत पाक बॉर्डर क्रॉसिंग्स जैसे अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करना, पाकिस्तान के लिए सार्क वीजा छूट योजना को रद्द करना और आगे चलकर नदियों पर भारत के पूरे जल अधिकार इस्तेमाल करने का साफ संकेत देना। इन फैसलों के बाद ही बिलावल भुट्टो का शर्मनाक बयान आया, या तो सिंधु में पानी बहेगा या उनका खून। सिर्फ एक नेता की नहीं, एक आतंक समर्थक मानसिकता की निशानी है। जब भारत आतंकवाद के खिलाफ एक्शन ले रहा है, उस वक्त पाकिस्तान के नेता खून बहाने की धमकियां दे रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान आज भी खुलेआम आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। बिलावल भुट्टो का बयान सिर्फ शर्मनाक नहीं, बल्कि पाकिस्तान के असली चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर देता है। भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर धमकी दी जाएगी तो उसका जवाब देना भी अच्छे से आता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए भारत ने नई रणनीति अपनाई। भारत ने पाकिस्तान के सभी पासपोर्ट वालों के वीजा कैंसिल कर दिए और उनके भारत आने पर रोक लगा दी। सभी आपसी प्रोग्राम, बिजनेस मीटिंग्स और खेलों से जुड़े इवेंट्स को अनिश्चित समय के लिए रोक दिया गया। भारत ने एफएटीएफ और यूएनएससी के जरिए पाकिस्तान पर आतंकी फंडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई। नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर्स को 48 घंटे के अंदर देश से बाहर निकाल दिया गया और इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय सेना के अधिकारियों को वापस बुला लिया गया। दोनों देशों के बीच जो मिलिट्री कम्युनिकेशन चैनल था, उसे भी सस्पेंड कर दिया गया। 23 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर पहुंचते ही अमित शाह ने सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ और पुलिस के सीनियर अफसरों के साथ हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की और घटनास्थल का दौरा कर टेररिस्ट्स को जल्दी पकड़ने के सख्त आदेश दिए। इसके बाद भारतीय सेना ने ध्रुव हेलीकॉप्टरों को पहलगाम और बाइसरण इलाके में छोटे पैमाने पर काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए तैनात किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 आतंकियों के स्केच जारी किए। पुलिस के मुताबिक बाइसरण हमले में शामिल तीनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे और उनमें से 2 विदेशी थे। इंटरपोल की मदद से उनकी पहचान करने की प्रोसेस तेज कर दी गई। जनता से मदद लेने के लिए एक स्पेशल हेल्पलाइन भी शुरू की गई। तीनों आतंकियों की पहचान इस तरह हुई: आसिफ फौजी, जिसे मूसा के नाम से जाना जाता था, सुलेमान शाह, जिसे यूनुस के नाम से जाना जाता था, और अब्बू तलहा, जिसे आसिफ के नाम से जाना जाता था। ये तीनों पहले भी पूंछ जिले में टेरर एक्टिविटीज में शामिल रहे थे। हमले के बाद कश्मीर से टूरिस्ट्स की निकासी तेज कर दी गई। इस बीच श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां और कश्मीर घाटी के दूसरे इलाकों में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए। लोगों ने इस हमले को कश्मीरियत पर सीधा हमला बताते हुए हिंसा की कड़ी निंदा की। दुकानदारों ने अपने आप दुकानें बंद कर दी, जिसकी वजह से कश्मीर के बाजार, स्कूल, कॉलेज और बाकी सेवाएं काफी हद तक प्रभावित रहीं।
25 अप्रैल को श्रीनगर की जामिया मस्जिद में मीरवाइज उमर फारूक ने हमले की निंदा करते हुए शांति और एकजुटता की अपील की। मस्जिद में मारे गए मासूमों के लिए दुआ और 1 मिनट का मौन रखा गया। हालांकि सबको पता था कि ये सब सिर्फ दिखावा था। प्रशासन ने हर जिले में एक्स्ट्रा फोर्स और क्विक रिस्पांस टीम्स तैनात कर दी ताकि सिक्योरिटी टाइट रहे। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी भी और बढ़ा दी गई। पूरे देश के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में कैंडल मार्च और विरोध रैलियां हुई। मॉल्स, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट्स पर भी सिक्योरिटी काफी सख्त कर दी गई। प्रधानमंत्री ऑफिस ने पीड़ित परिवारों के लिए फाइनेंशियल मदद का पैकेज अनाउंस किया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सख्त रिएक्शन देते हुए आर्मी को बॉर्डर पर चौकसी और बढ़ाने का ऑर्डर दिया। उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी दोनों ने हमले की निंदा की। राहुल गांधी ने एक तरफ सरकार की पॉलिसी पर सवाल उठाए, लेकिन साथ ही एकजुटता का सपोर्ट भी किया। इंटरनेशनल लेवल पर ईरान समेत कई देशों ने इस हमले की निंदा की और शांति बनाए रखने की अपील की। इसराइल, अमेरिका, यूके, इटली, सऊदी अरब, रूस और यूएई जैसे देशों ने भी इंडिया के साथ एकजुटता दिखाई और हमले की कड़ी निंदा की। पाकिस्तान ने भी औपचारिक तौर पर अफसोस जताया, लेकिन सारे आरोपों को नकार दिया, जिसे भारत ने साफ तौर पर ढकोसला बताया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इंडिया के आरोपों को खारिज करते हुए उल्टा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आरोप लगा दिया। स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में आसिफ ने खुद माना कि पाकिस्तान ने पिछले 3 दशकों तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग और ट्रेनिंग दी थी। 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों के वीजा सस्पेंड कर दिए और इंडियन प्लेन्स के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया। इस बीच एलओसी पर पुंछ, राजौरी, उरी और करनाह सेक्टरों में फायरिंग हुई। भारतीय सेना ने जबरदस्त जवाबी फायरिंग की और बॉर्डर के गांवों में हाई अलर्ट के साथ कर्फ्यू भी लगा दिया गया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट दर्ज कराया। साथ ही भारत ने प्लान बनाया कि यूएन और बाकी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। खुफिया एजेंसियों से मिले अलर्ट के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी और सख्त कर दी गई और आर्मी की एक्स्ट्रा फोर्स तैनात करके तलाशी ऑपरेशंस को भी और तेज कर दिया गया। बाईसरण घाटी में मासूमों के खून बहने के बाद भी कुछ चेहरे आज भी कश्मीरियत की आड़ में आतंक का असली चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग आतंकियों के खिलाफ खुलकर बोलने से डरते हैं, जो नरसंहार के बाद भी चुप बैठे हैं, वो भी इस जुर्म में बराबर के हिस्सेदार हैं। कश्मीरियत अब एक ढाल बन गई है आतंकियों के लिए, हत्यारों के लिए। जब निर्दोष टूरिस्ट्स को सिर्फ उनके धर्म के नाम पर मारा गया, तब जो लोग चुप रहे वो भी उतने ही गुनहगार हैं जितने गोली चलाने वाले। इंडिया अब यह अच्छी तरह समझ चुका है कि चुप रहना, समझाने की कोशिश करना, बहाने बनाना सब अपने आप में गुनाह है। बाईसरण घाटी की हर एक बूंद आज सवाल पूछ रही है कि अगर अब भी नहीं बोले तो फिर कब बोलोगे? जो आज भी कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, वो बाईसरण के शहीदों की बेइज्जती कर रहे हैं। जब गोलियां सिर्फ हिंदू पहचान पर चली थीं, तो क्या अब भी आंखें बंद करोगे? जो लोग सेकुलरिज्म का ढाल बनाकर सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं, वो उन आतंकियों से अलग नहीं है जिन्होंने ट्रिगर दबाया था। इंडिया ने हमेशा हर धर्म को बराबरी दी है, लेकिन जब कोई मजहब के नाम पर गोलियां चलाए तो उसे सेकुलरिज्म नहीं बल्कि खुला कट्टरपंथ कहना चाहिए। बाईसरण घाटी के मासूमों का खून आज भी चीख चीख कर पूछ रहा है, क्या सेकुलरिज्म का मतलब अपने कातिलों का भी बचाव करना है? इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।